जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो मूल अधिकार के एमसीक्यूज चल रहे हैं, जिसमें हमने टॉप 100 एमसीक्यूज रखी हैं, जो आपके 4 भागों में विभाजित होते हैं। तो 4 दिन में आपके 100 एमसीक्यूज मूल अधिकार के समाप्त हो जाएंगी। ये 100 एमसीक्यू में वो केवल मूल अधिकार से संबंधित हैं, और इसमें जो प्रश्न है वो केवल मूल अधिकार से प्रैक्टिस के लिए आएंगे। और जो आज जो अपनी वीडियो उसमें हम 25 से लेकर 50 तक, मतलब करीब 26 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और पिछली वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चन थे वो समझे थे। तो बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं 2 लाइनों के साथ। कितनी प्यारी लाइन कही है किसी ने कि सफ़र में धूप तो होगी ही, तुम चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो, कि किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, कि किसी के वास्ते राहें कहाँ बदल सकती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। उसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो 25वां क्वेश्चन था वो था अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 था, अनुच्छेद 21 का खंड क वो किससे संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार। तो 21 का खंड का है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद को आर्टिकल 21 के खंड क को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा या राज्य को 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा, और यह मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। अगर राज्य किसी भी बच्चे को जो शिक्षा प्रदान नहीं करता है तो राज्य जो नागरिक है वो उसके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 का निलंबन किस समय किया जाता है। यानी जो आर्टिकल 19 है और उसके जितने भी सब क्लॉज हैं, आर्टिकल 91 का ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसके बाद इसके जो उपबंध किए गए, इसको रोकने के उपबंध किए गए, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं 19 का सब क्लॉज 2, 3, 4, 5 ये रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। तो इसमें पूछा है कि अनुच्छेद 19 का निलंबन किस समय किया जाता है। पहला है मतदान के समय, या मतदान के समय जो अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल में, तीसरा है राष्ट्रपति के चुनाव के समय, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है वो राष्ट्रीय आपात में होता है। जैसा कि संविधान में पहले उल्लेखित था कि जो राष्ट्रीय आपात होगा वो पूरे देश में लगेगा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो राष्ट्रीय आपात है वो किसी भी क्षेत्र के लिए लग सकता है, और जो क्षेत्र में लगेगा उसी में आर्टिकल 19 का निलंबन होगा। तो अनुच्छेद 19 का निलंबन किस समय होता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय। कौन करता है इसको, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनुच्छेद 19 का निलंबन करते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, वो अनुच्छेद 19 का निलंबन कौन करता है। तो यही सवाल है, अनुच्छेद 19 का निलंबन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके बाद अन्य अधिकारों को, यानी कि आर्टिकल 19 को छोड़ के जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, तो अन्य अधिकारों को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है। इसमें जो आर्टिकल है आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 359 और आर्टिकल 358।
इसी में जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति आर्टिकल 19 को निलंबित करता है, लेकिन अन्य जो आर्टिकल हैं, अन्य जो मूल अधिकार बचे जाते हैं, उनका निलंबन अनुच्छेद 359 के आधार पर होता है। अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो आर्टिकल 359 की भाषा यही कहती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 359। इसके बाद है शिक्षा का अधिकार किस आयु के बच्चों को है। 21 के खंड क में जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो छोटे बच्चों को, वो कौन से आयु वर्ष के लिए, क्या 0 से 6 वर्ष के लिए बच्चों के लिए, या 6 से 14, 6 से 12 या 4 से 8। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया है। और 0 से 6 वर्ष के लिए जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो राज्य का कर्तव्य होगा, यानी वो प्रावधान DPSP में हमें देखने को मिलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को राज्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के विरुद्ध कानूनों को शून्य घोषित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13। इसमें जो अनुच्छेद 12 में हमें राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है कि जो राज्य होगा उसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होंगी। इसके बाद अनुच्छेद 14 में विधि की सर्वोच्चता को अपनाया गया है कि हमारी जो विधि होगी वो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। इसके बाद अनुच्छेद 11 संसद को यह शक्ति देता है कि वो नागरिकता के लिए प्रावधान कर सके। इसके बाद आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर संसद ने कोई विधि बनाई वो मूल अधिकार को न्यून या शून्य करती हो या मूल अधिकार से छेड़छाड़ करती हो, तो वह विधि जो सुप्रीम कोर्ट होगा उस विधि को उस मात्रा तक शून्य कर देगा जिस मात्रा तक वह मूल अधिकार को जो नुकसान पहुंचाती हो। इसके लिए हम पृथक्करण विधि का सिद्धांत भी पढ़ते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 13। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20। ये 4 ऑप्शन है। दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 में तो स्वतंत्रता दी गई है अभिव्यक्ति की। अनुच्छेद 22 में हमें जो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार देता है, वकील रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 हमें राइट टू लाइफ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई जो अपराध किया है और उसकी सज़ा 5 साल है तो उसको केवल 5 साल की सज़ा ही दी जाएगी। तो आर्टिकल 20 में 3 सब क्लॉज हैं, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3। तो इसमें जो दूसरा सब क्लॉज है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को एक गुनाह के लिए या एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा दी जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद जो अगला क्वेश्चन है 30वां कि वकील रखने का अधिकार हमें अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार हमें किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है। तो अभी अनुच्छेद 22 में
ये हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और जो व्यक्ति अपराधी होगा उसको अपनी पसंद के वकील रखने का अधिकार होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में कौन शामिल नहीं है? अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में कौन शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा है राज्य विधानमंडल, तीसरा है पंचायत, चौथा है निजी कंपनी, तो अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई और उसमें बताया गया है कि राज्य में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होंगी। तो इसमें संसद भी शामिल होती है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो संसद भी शामिल होती है, राज्य विधानमंडल भी होता है। राज्य विधानमंडल में 3 आते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इसके बाद इसमें पंचायतें भी शामिल हैं और इसमें निजी कंपनी शामिल नहीं है। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में निजी कंपनी शामिल नहीं है। इसमें क्या क्या शामिल है? संसद, राज्य विधानमंडल, पंचायतें, नगरपालिकाएं एवं अन्य प्राधिकारी जो अदर अथॉरिटी हैं। अदर अथॉरिटी भी इसमें शामिल है, लेकिन जो विवाद यह उत्पन्न हुआ कि जो अन्य प्राधिकारी हैं वो कौन कौन हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया कि जो संस्थाएं राज्य के द्वारा पोषित हैं या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं वो सभी संस्थाएं अदर अथॉरिटी में शामिल होंगी। जैसे कि हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनी बेल, गेल और अन्य जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो सरकारी हैं वो सभी अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में आती हैं। इसके बाद 34वां क्वेश्चन है, विधि की सर्वोच्चता किस अनुच्छेद में है? तो इसका ऑप्शन अनुच्छेद 12, 13, 14 और 17। 12, 13, 14, 17 तो कौन से अनुच्छेद में हमें विधि की सर्वोच्चता का प्रावधान दिया गया है? तो जो विधि की सर्वोच्चता है, विधि की सर्वोच्चता यह विचार एक प्रोफेसर द्वारा लाया गया जिसे हम, इनका नाम है प्रोफेसर डायसी। उन्होंने कहा कि जो देश होगा या राष्ट्र होगा उसमें विधि ही सर्वोच्च होगी और उन्होंने विधि की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया, विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत दिया और विधि के समान संरक्षण का भी प्रोफेसर डायसी ने ही सिद्धांत दिया। तो इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 17 में से कौन सा आर्टिकल है वो विधि की सर्वोच्चता का प्रावधान करता है? तो इसमें आर्टिकल 14 हो जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल 13 है वो तो जो मूल अधिकार से जो अन्य विधि है उसको सुरक्षित करता है। आर्टिकल 12 में हमें राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है और आर्टिकल 17 में हमें जो छुआछूत का अंत देखने को मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 14। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है, विधि को सर्वोच्चता का विचार किसने दिया? तो विधि की सर्वोच्चता का विचार प्रोफेसर डायसी ने दिया। इसके बाद है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज ए, उसके बाद आर्टिकल 14। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी उस पर जो निर्बंधन है या रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19 तो होगा नहीं,
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, तो ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद 14 विधि की सर्वोच्चता का प्रावधान करता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 19 के 1 का सब क्रॉस ए, जिसमें कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को जो बोलने की आज़ादी होगी, लेकिन इसमें स्पष्ट शब्दों में देश का जो चौथा पिलर होता है मीडिया, उसके लिए स्पष्ट शब्दों में संविधान में कहीं भी कोई नियमित या निश्चित आर्टिकल नहीं दिया गया है कि जो प्रेस होगी वह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 19 का सब क्रॉस का खंड का हो जाएगा। इसके बाद क्या संविधान में प्रेस के लिए पृथक उपबंध किए गए हैं? क्या संविधान में कोई निश्चित आर्टिकल प्रेस के लिए दिया गया है? तो ऐसा नहीं है, कोई स्पष्ट आर्टिकल संविधान में प्रेस के लिए नहीं दिया गया है। जो प्रेस होती है, जो मीडिया होती है, वो चौथा पिलर होती है मीडिया। राज्य के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहली जनसंख्या, दूसरा है भूभाग, तीसरी संप्रभुत्व या सरकार। ये 4 चीजें की आवश्यकता हमें राज्य को बनाने के लिए पड़ती है। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इनमें से किन कामों में नहीं लगाया जा सकता? पहला है केमिकल फैक्ट्री, दूसरा है खानों या जो माइनिंग होती है कोयला की उनमें, तीसरा है पटाखा फैक्ट्री या ये सभी। तो जो अनुच्छेद 24 कहता है कि बच्चों को ना ही तो कारखानों में लगाया जा सकता है, ना ही फैक्ट्रियों में, ना ही माइनिंग में लगाया जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। अनुच्छेद क्वेश्चन 39, राज्य निवास सेवा लागू करते समय किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? तो ये भी मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखवाया है कि राज्य, जाति, धर्म, लिंग और वर्ग, इन सभी आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर किसी भी देश से हमारा युद्ध होता है तो राज्य या किसी भी विशेष जाति के या विशेष धर्म के व्यक्तियों को जो नौकरी में नहीं ले सकता, वो इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 23 की भाषा कहती है। इसके बाद जो 40वां क्वेश्चन है, फिर कोई भी व्यक्ति ओवर टाइम करना चाहता है तो उसे वेतन मिलेगा। अगर किसी भी व्यक्ति की जो नौकरी की है वो 8 घंटे की है, अगर वो उसे 1 घंटे के इसमें से इस 8 घंटे में से उसे उसका जो 1 घंटा है उसके 100 रुपये मिलते हैं, 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं। तो अगर वो ओवर टाइम करेगा, अगर मान लो उसने ओवर टाइम किया 2 घंटे, तो उसको जो वेतन प्राप्त होगा वो 100 रुपये नहीं प्राप्त होगा, बल्कि 1 घंटे का 200 मिलेगा और 2 घंटे का 400। तो उसे जो वेतन मिलेगा वो 2 गुना मिलेगा। इसके बाद है धार्मिक संपत्ति पर प्रशासन करने का अधिकार रहेगा। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 कहता है, इसके पहले ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है क्वेश्चन है धार्मिक संपत्ति पर प्रशासन करने का अधिकार होगा। पहला ऑप्शन है धार्मिक पुस्तक के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक नियम के अनुसार, तीसरा ऑप्शन है विधि के अनुसार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संपत्ति होगी, धार्मिक संपत्ति, धार्मिक संपत्ति पर जो अधिकार होगा वो विधि के अनुसार होगा। किसके अनुसार? विधि के अनुसार। इसी में जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हमें जो धार्मिक संपत्ति है वो तो धर्म की संपत्ति है, इसलिए इसमें जो
प्रावधान होगा या जो अधिकार होगा वो धर्म का होगा, तो ऐसा नहीं है। भारत में जो धर्म की संपत्ति होगी उसका जो अधिकार होगा वो विधि के अनुसार संचालित होगा। इसके बाद 42वां क्वेश्चन, धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। यह आर्टिकल 25 में कहा गया है कि भारत के सभी व्यक्तियों को धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, लेकिन किन आधारों के अधीन रहते हुए। तो इसमें 3 उपबंध किए गए हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। हम लोग इसकी क्या है, तो इस संविधान में लिखा गया है कि 3 आधार बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता का पालन करता है तो उन्हें इन 3 आधारों का भी पालन करना होगा या उसके इन तीनों के अधीन रहते हुए धार्मिक स्वतंत्रता उसको प्राप्त होगी। कौन कौन से 3 आधार हैं? एक तो लोक व्यवस्था, तीसरा है सदाचार और एक है स्वास्थ्य। इन 3 आधारों के या 3 उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता होगी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उपबंध किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो हमारे जो आर्टिकल शुरू होते हैं वो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, ये 4 आर्टिकल हमें धार्मिक स्वतंत्रता के दिखाई देते हैं। तो इसमें 25 से लेकर 28 तक जितने भी उपबंध हैं वो सभी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। इसके बाद जो 44वां क्वेश्चन है, किन जगहों पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किन जगहों पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें पहला ऑप्शन है कि पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित, यानी जो संस्था है या जो विद्यालय या महाविद्यालय है वो राज्य द्वारा उसको निधि दी जाती है या पैसा दिया जाता है। अंशतः पोषित, जो दूसरा ऑप्शन है अंशतः पोषित, यानी जो विद्यालय है या जो कॉलेज है उसमें जो फंडिंग है उसमें राज्य की हिस्सेदारी है। तीसरा ऑप्शन है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, या कोई भी यूनिवर्सिटी है वो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है। चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। राज्य द्वारा, जो अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य द्वारा अंशतः पोषित या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में जो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई, जैसे कि निजी स्कूल है तो उसमें धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, या कोई मदरसा है, मंदिर है, उसमें हम धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में यह पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक कर न देने की स्वतंत्रता में किस अनुच्छेद में दिखाई पड़ती है। तो इसमें आर्टिकल 25, 26, 27 या 28। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती धर्म के नाम पर चंदा या कर नहीं ले सकता। तो हमें अनुच्छेद 27 की भाषा दिखाई देती है। इसके बाद जो क्वेश्चन है 46, अनुच्छेद 25 से 28 तक किन व्यक्तियों को प्राप्त है। केवल भारतीयों के लिए, केवल विदेशियों के लिए, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि मैंने बहुत बार बताया कि 15, 16, 19, 29 और 30 इन 5 आर्टिकलों को छोड़कर जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं वो सभी ये केवल भारतीयों के लिए, केवल भारतीयों के लिए। इसके अलावा अन्य जो मूल अधिकार हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए हों, चाहे वो भारत के हो, NRI हो या किसी विदेशी राज्य के हों, तो वो सभी इन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा भारतीयों और विदेशियों दोनों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हुआ। इसके बाद आर्टिकल
क्वेश्चन 47, अल्पसंख्यकों का संरक्षण किया गया है। क्या समानता के अधिकार में हमें अल्पसंख्यकों का संरक्षण देखने को मिलता है? तो हमें कुछ जगहों पर, जैसे कि उसमें कहा गया है कि जो राज्य होगा वो अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर किसी भी कॉलेज या महाविद्यालय में जो सीट है वो आरक्षित कर सकता है। तो उसमें हमें थोड़ा सा ही देखने को मिलता है अल्पसंख्यकों के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हमें देखने को मिलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। तो आर्टिकल 29 है और 13 है। ये जो आर्टिकल हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए ही बनाए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। इसके बाद 48वां क्वेश्चन, संविधान में अल्पसंख्यक जो शब्द है वो परिभाषित है या नहीं है? तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो संविधान है उसमें जो शब्द हैं वो परिभाषित नहीं है, चाहे वो कोई भी शब्द हो। तो इसमें अल्पसंख्यक शब्द है वो भी परिभाषित नहीं है। इसके बाद 49वां क्वेश्चन, नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के आधार पर बनाया गया है? जो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट है 1955 का जो एक्ट बना है वो अनुच्छेद 17 के तहत बनाया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका आचरण या पालन करना विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यह आर्टिकल 17 की भाषा कहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया, इसका संशोधन 1976 में हुआ और उसका जो अंतिम संशोधन है वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 में देखने को मिलता है। इसके बाद जो अंतिम प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है? इसमें पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो ये सब फ्रेंड्स हमारे तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद जो कल जो वीडियो आएगी उसमें जो 50 से लेकर 75 तक 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी के साथ बनी रहिए अपने चैनल पर। धन्यवाद।